नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या चोल प्रशासन। तो आज चोल प्रशासन की ही एक पार्ट है, या ये कहे कि चोल प्रशासन की एक विशेषता है। जो हमने चोल प्रशासन में जो हमने टॉपिक पढ़ा, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और एक स्थानीय प्रशासन होता है। स्थानीय यानी कि लोकल गांव स्तर पे स्थानीय प्रशासन उसको कहते हैं। तो जितने भी हमने प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ते हैं, क्यों ना वो प्राचीन काल का हो, मध्यकाल का हो, तो हम उसमें देखते हैं कि प्रशासन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक केंद्रीय प्रशासन होता है, एक प्रांतीय और एक स्थानीय। लेकिन चोलकालीन प्रशासन की एक विशेषता है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है वो स्वायत्त स्थानीय प्रशासन है। ओके, तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि स्वायत्त स्थानीय प्रशासन, या ये कहे कि स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रशासन की ये विशेषता किस काल की है, या ये कहे कि किस शासन की है, तो हम चोल शासन या चोल राज्य की कह सकते हैं। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोल यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है चोल काल में, वो उस पर राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी ही स्थानीय शासन की मुखिया होते हैं, वहीं देख रेख करते हैं। राजा का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन। चलिए, चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोल। चोल प्रशासन की सर्वप्रमुख विशेषता इसकी स्वायत्त शासित संस्थाएं थी। चोलकालीन प्रशासन की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी स्वायत्त शासित संस्थाएं। स्वायत्त शासित मतलब सेल्फ गवर्नमेंटेड इंस्टीट्यूशन। ये संस्थाएं चोलों के पहले से अस्तित्व में थी, लेकिन राजेंद्र चोल ने इसे सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था जो थी पहले भी थी, लेकिन राजेंद्र चोल ने इसे विशेष रूप से इसे मैनेजमेंट इसका किया था, इसे सुव्यवस्थित किया था। अब हम लोग चोल प्रशासन के स्थानीय शासन को किस रूप में बांटा गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मंडल, नाडु, कुरम की अपनी सभाएं होती थी। मंडल, नाडु, कुरम जो था, मंडल जैसे प्रांत हुआ, नाडु जैसे जिला हुआ, कुरम मतलब गांव का एक समूह हुआ। तो इनकी अपनी सभाएं होती थी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना निर्णय वो खुद देते थे। नगरों में उद्योगों, व्यापारियों की श्रेणियां होती थी जो अपने नियम बनाती थी। प्रशासन उन्हें मान्यता प्रदान करता। सभा और श्रेणियों के सदस्यों का निर्वाचन नियमानुसार किया जाता था। निर्वाचन के लिए आयु, योग्यता आदि कुछ नियम थे। निर्वाचन 1 वर्ष के लिए किया जाता था। यानी कि स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था के लिए भी जो सभाएं होती थी या व्यापारियों का जो समूह होता था, वो व्यापारियों के जो प्रमुख होते थे उन्हें उनका निर्वाचन किया जाता, वहीं अपना कानून भी बनाते थे। बस प्रशासन उसे मान्यता प्रदान कर देती थी। सभा और श्रेणियों के सदस्यों का निर्वाचन, और जो सभा और श्रेणियां जो थीं एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती थी, तो उनके सदस्यों का चुनाव निर्वाचन द्वारा, वोटिंग द्वारा उनका इलेक्शन होता था। और निर्वाचन के लिए आयु, योग्यता आदि कुछ नियम थे। अब जब निर्वाचन होता था तो उनके लिए आयु, योग्यता कुछ मायने रखता था। इनके अलावा कुछ क्राइटेरिया था जिन्हें पूरा करना होता था। निर्वाचन 1 वर्ष के लिए होता था, किया जाता था। याद रखिएगा, स्थानीय प्रशासन में अगर क्वेश्चन आता है कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त प्रशासन में निर्वाचन होता था सभा के प्रतिनिधियों का, कितने वर्षों के लिए होता? 1 वर्षों के लिए होता था। और उसका संयोजन कौन करता? पुरोहित करता। ऐसा कोई विशेष अधिकारी नहीं था। मंदिरों के जो पुजारी होते थे वो स्थानीय शासन के प्रमुख होते थे। वह न केवल मतदान कराता बल्कि वह परिणाम की घोषणा भी करता। कौन? पुरोहित।
भ्रष्ट व्यक्तियों अथवा अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। अब हम यहाँ पे देखेंगे चोलकालीन स्थानीय स्वायत्तशासी प्रतिनिधि संस्थाएं। अब ये देखना जरूरी हो जाता है कि चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए जो प्रतिनिधियों की एक सभा होती थी, प्रतिनिधि संस्थाएं होती थी, वो कौन कौन सी थी और उनके अधिकारी कौन थे और उनका निर्वाचन किस तरह से होता था और उनके कार्य क्या थे। बस स्थानीय प्रशासन में इन टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त प्रतिनिधि संस्था। सबसे पहले नाडू की सभा को क्या कहते हैं? नाटर। नाडू की सभा को नाटर के नाम से जाना जाता था। नगर की सभा को नगरतार। नगर की सभा को क्या कहा जाता था? नगरतार कहा जाता था। ग्राम की सभा को उरार अथवा सभा के नाम से जाना जाता। कुटुंब अथवा गांव दो प्रकार के थे। कुटुंब अथवा गांव जो होता था वो दो प्रकार का। साधारण ग्राम जिनमें सभी जातियों के सदस्य निवास करते थे, उर कहलाते थे। कुटुंब अथवा गांव जो था वो दो प्रकार का होता था। एक साधारण, जिनमें सभी जातियों के सदस्य निवास, साधारण क्या था, उसमें सभी जातियों के सदस्य निवास करते थे, वो उर कहलाते थे। ऐसे ग्रामों की सभा को उर अथवा उरार के नाम से जाना जाता था। सबका एक सभा होता था, सभा संस्थाएं होती थी, उनके प्रतिनिधि होते थे। तो इस तरह से नाडू के उर या उरार कहा जाता था। अब हम देखते हैं दूसरी श्रेणी के गांव कौन सा था स्थानीय स्वायत्त प्रशासन में? अग्रहार अथवा ब्रह्मदेह अथवा चतुर्वेदी मंगलम। याद रखिएगा, ये नेट के एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है। अग्रहार, ब्रह्मदेह, चतुर्वेदी मंगलम। यहाँ केवल मंगलम कहलाते थे। चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाने जाते थे अथवा केवल मंगलम, या इसे लोग शॉर्ट में मंगलम भी कहता था। ऐसे ग्रामों की संस्था सभा कहलाती थी। ये जो ग्राम होते थे, इनकी संस्थाएं होती थी, उन्हें सभा कहा जाता था। जिन ग्रामों में ब्राह्मण और दूसरी जातियां रहती थी, उन्हें उर अथवा सभा दोनों साथ साथ काम करती थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अग्रहार अथवा ब्रह्मदेव अथवा चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जो जाने जाते हैं, वो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। महत्वपूर्ण नगरों में जहाँ व्यापारी की पर्याप्त संख्या होती थी, वह नगरम नाम की सभा होती थी, जो व्यापारियों की सभा होती थी। नगरम नाम की सभा किसकी सभा होती थी? व्यापारियों की सभा होती थी। व्यापारी और शिल्पकार अपनी श्रेणियों का संगठन करते थे और अपने व्यापार अथवा शिल्प का नियमन करते थे। इनकी श्रेणियां अनेक प्रकार थी। व्यापारियों की श्रेणियां कौन कौन सी थी देख लेते हैं। प्रथम, नगर के व्यापारी अपनी श्रेणी का गठन करते थे। द्वितीय, विशाल मंदिरों की व्यवस्था के लिए श्रेणियां गठित की जाती थी, जिसे कुमार गणम, कृष्ण गणम, काली गणम। विशाल मंदिरों की व्यवस्था के लिए, यानी बड़े बड़े जो मंदिर होते थे उनकी देखभाल के लिए सभाओं का आयोजन और श्रेणियों का गठन किया जाता, जिन्हें कुमार गणम, कृष्ण गणम, काली गणम कहा जाता था। ये श्रेणियाँ स्वायत्तशासी होती थी। ये श्रेणियाँ क्या होती थी? स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस। इन पे किसी का नियंत्रण नहीं था। जो भी कानून बनाते, जो भी कानून लागू करते, इनके स्वेच्छा यानी खुद का कानून होता था। वे अपने नियमों का निर्माण स्वयं करती थी। सदस्यों का प्रवेश, निष्कासन, निर्वाचन आदि सब कार्य वे स्वयं करती थी। अब हम देखेंगे उर और सभा की निर्वाचन तथा कार्य पद्धति, यानी कि जो भी संस्थाएं थी उनके सदस्यों के, सभा के संस्थाओं के जो प्रधान होते थे, उनका निर्वाचन होता था। अब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या थी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह का व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता था, और इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करते हैं। आप देखते रहें। उर और सभा के निर्वाचन तथा कार्य पद्धति। उत्तर मेरूर मंदिर अभिलेख से
उर और सभा के निर्वाचन तथा कार्य पद्धति के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह चतुर्वेदी मंगलम ग्राम था, यानी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम मतलब दान में दी गई भूमि थी। लेकिन इसमें जिस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है वह सभी प्रतिनिधि संस्थाओं की निर्वाचन प्रणाली जान पड़ती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि ग्राम को 30 वार्डों अथवा भागों में विभाजित किया। गांव को कितने वार्ड में विभाजित किया गया था? 30, और इनके सदस्यों के प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होता था। गांव में 30 वार्ड होते थे, प्रत्येक वार्ड से एक का निर्वाचन होता था। इस तरह से सभा के कुल सदस्य कितने थे? 30। इस सभा को पेरून गुड्डी किस नाम से जाना जाता था? पेरून गुड्डी के नाम से जाना जाता था, और इसके सदस्य पेरूमक्कल कहलाते थे। ओके, उर या सभा के सदस्य क्या कहलाते थे? पेरूमक्कल। निर्वाचन के प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि अब इन सभाओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था। निर्वाचन कौन कराता था? पुरोहित कराता था। तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। निर्वाचन के प्रत्याशियों के लिए योग्यता: उम्र 35 से 70 वर्ष की हो, वेदों की उन्हें जानकारी हो, उनका अपना मकान हो, 1/8 वेली, 1/8 वेली का मतलब है एकड़, यानी 1/8 वेली का मतलब हो जाएगा 3/4 एकड़ भूमि का स्वामी हो, इसे एक वेद अथवा ब्राह्मण ग्रंथ का ज्ञान हो। ये सब क्या था? निर्वाचन के प्रत्याशियों के लिए योग्यताएं थी। ओके, इसके साथ उन शर्तों का भी उल्लेख किया गया जिनके आधार पर प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वह पिछले 3 वर्षों से लगातार समिति का सदस्य रहा हो तो वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। यदि उसने समिति की आय व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया हो तभी वह निर्वाचन में अयोग्य साबित होगा। यदि वह व्यभिचार अथवा अपराधी हो, यदि वह शूद्रों के संपर्क में आने से अपवित्र हो गया हो, यदि चोरी के अपराध में अपराधी घोषित कर दिया गया हो। ये नियम इतने विस्तृत हैं कि किसी परिवार का ऐसा सदस्य निर्वाचन में प्रत्याशी नहीं बन सकता था जिस पे किसी प्रकार का कोई आरोप लगा हो। तो अभी आपने देखा निर्वाचन के प्रत्याशियों के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो, और प्रत्याशियों की अयोग्य घोषित करने के लिए भी जो उनकी क्राइटेरिया है वो इसमें जिक्र किया गया है। ओके, अब हम देखते हैं सभा के निर्वाचन की भी पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। निर्वाचन तथा सभा समितियों की बैठक मंदिर में आयोजित की जाती थी। निर्वाचन कुरवोलई मतलब क्या होता है? मतपत्र के आधार पर किया जाता था। एक बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निर्वाचन या बैठकें, सभा की बैठकें चोल काल में कहाँ होती थी? मंदिर में, तालाब और नदियों के किनारे। सभी चुनने योग्य प्रत्याशी के नाम अलग अलग ताड़पत्रों पर लिख दिए जाते थे। अब देखिए, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि निर्वाचन जो होता था, ये तो आप समझ गए कि निर्वाचन के लिए कोई भी निर्वाचन इलेक्शन नॉमिनेशन का फाइल कर सकता है, और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और किस तरह के अयोग्य घोषित करने के लिए किस तरह के मापदंड थे, और निर्वाचन कराने वाला व्यक्ति कौन था? पुरोहित था। और ये निर्वाचन तथा सभा और समितियों की बैठक कहाँ होती थी? मंदिर में होती थी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे निर्वाचन कैसे होता था। सभी चुनने योग्य प्रत्याशियों के नाम अलग अलग ताड़पत्रों पे लिख दिए जाते थे। फिर ताड़पत्रों को एक बर्तन में डाल दिया जाता था। एक छोटे बालक से पर्चियां निकलवाई जाती थी और उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाता था। सभा का कार्यकाल 1 वर्ष होता। सदस्यों को उनके काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता था। यानी सभा के जो प्रतिनिधि होते थे उनके कार्यकाल कितने दिनों का होता था? 1 वर्ष, और लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। ओके, तो अभी आपने देखा स्थानीय शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होता था, उनकी प्रक्रिया क्या थी। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आएगा। सभा की बैठकें कहाँ होती थी, निर्वाचन किस तरह से होता था, वोटिंग कैसे किया जाता था, इन सब की चर्चा होती थी, चर्चा किया गया है। ओके, अब हम देखेंगे सभा के कार्य। ये सभा जो है उनके कार्य क्या हैं?
सभा का कार्य भूमि का लेखा जोखा रखना, भूमि कर निश्चित करना, भूमि कर संग्रह करना, भूमि कर न देने वाले व्यक्ति की भूमि को बेचना, भूमि संबंधी विवादों को निपटाना, विपत्ति के समय भूमि कर में रियायत करना, भूमि का वर्गीकरण, सड़कों की मरम्मत निर्माण करना, सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का निर्माण, वर्षालाओं, औषधालयों, मंदिरों की व्यवस्था करना, साधारण अपराधियों को दंड देना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। ये सब कार्य थे किसके? सभा के। सभा की कार्यवाही अत्यंत उच्च स्तरीय थी। सभा की कार्यवाही कार्य प्रणाली का आधार अनेक समितियां होती थी। इन समितियों को वरीयम कहा जाता था और इनके कार्यकारी अधिकारी वरियार कहलाते थे। यानी ये चोलकालीन समितियों को क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था और इनके अधिकारियों को वरियार कहा जाता था। ओके। समितियों की संख्या निश्चित नहीं थी। सभाओं में 4, 5, 8 और 9 समितियां तक पाई गई है। ओके। और प्रत्येक वरीयम में वैतनिक कर्मचारी होते थे जिन्हें मध्यस्थ, पर वरीयम में वैतनिक यानी जिन्हें सैलरी दी जाती थी वो कर्मचारी भी होते थे और जिन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। कुछ समितियां इस प्रकार थी: साधारण प्रबंध समिति, तालाब समिति, स्वर्ण बंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई, कृषि, लेखा, मार्ग समिति, देवालय समिति। अब यहाँ पर देखेंगे साधारण प्रबंध समिति को पंचवार वरीयम, तालाब प्रबंध समिति को एरी वरीयम, स्वर्ण प्रबंध समिति पूर्ण वरीयम के नाम से जाना जाता था। ओके। अब हम देखेंगे जो समितियां होती थी, कृषि, लेखा, मार्ग समिति, देवालय समिति, स्वर्ण बंध समिति, ग्राम सभा को पूर्ण स्वायत्त अधिकार प्राप्त थे। यानी कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर चोल किंगडम। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वायत्त शासन। तो ग्राम सभा को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त था, यानी पूर्ण रूप से ऑटोनोमस था। राजा का प्रतिनिधि इनकी सभाओं में भाग लेता था, लेकिन वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं था। लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर वे राजा को सूचित करते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा हस्तक्षेप करता था, लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली इतनी दृढ़ थी कि राजा को हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता था। आप समझ गए? यानी कि यदि आपके गांव में पंचायती राज व्यवस्था थी तो कहीं ना कहीं राज्य की तरफ से कोई सूचना आता है या कहे कि उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाता है, अभी जहाँ कहीं भी आप रहते हो। लेकिन उस समय चोल प्रशासन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसकी सबसे लास्ट कड़ी थी, प्रशासन की जो लास्ट कड़ी होती है यानी कि ग्राम, वहाँ स्थानीय प्रशासन भी कह सकते हैं। वहाँ स्थानीय प्रशासन के संचालन में राजा का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं था। ओके। तो ये खुद से कानून बनाते, खुद से उनके प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते, सभाओं का निर्वाचन करते थे और खुद उनके कार्यों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसका संचालन करते थे। इसीलिए इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषता की जो जानकारी प्राप्त हुई और वो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप अपने दोस्तों को, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे उन्हें इस तरह के नोट्स मिल सके और वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ओके। तो फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहें सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।